बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 जो पीरियड चल रहा था, इसके अंदर आप लोगों ने जैसा कि स्टार्ट में थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल के हवाले से डिटेल देखी, टाइप ऑफ एलिमेंट्स के हवाले से थोड़ी सी बातचीत देखी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आना है इस यूनिट में से तो ज़्यादातर किसी न किसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आना है। मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि आप जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला यूनिट के अंदर काफ़ी डिटेल में एक्सेप्शंस के साथ मैंने डिस्कशन की। मैंने आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ द पीरियड्स और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई, और आप लोगों को ये बताया कि पेपर में अगर क्वेश्चन है कि कौन से पीरियड के अंदर कौन कौन से ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स मौजूद हैं और इनका फिलिंग ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आप लोगों से तय किया कि अगर मैं 6th पीरियड की बात करूं तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है वो कंसिडर किया जाता है। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एस, पी, डी और एफ चारों के चारों ब्लॉक्स के एलिमेंट्स मौजूद है। पॉइंट क्या है, आपसे फिलिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है कि 6th पीरियड का इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग ऑर्डर क्या है। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑर्डर, अब इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑर्डर का मतलब क्या आपको पता है कि लो एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होते हैं। ये बात आपने कहां पढ़ी? ये बात आप लोगों ने पढ़ी ऑफ कोर्स ऑफ बॉब प्रिंसिपल के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी फिल किए जाते हैं तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो फिल किए जाते हैं, पहले लो एनर्जी के फिल होते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी के फिल होते हैं। अब सबसे पहले तो उठा ले वो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंग्स टू 6th पीरियड। ये एक क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंग्स टू 6th पीरियड। सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंग्स टू 6th पीरियड, पहला क्वेश्चन ये था। अब आपको यहां पे रूल बता देता हूं कि NS पहले आता है, जो भी पीरियड हो उसके हिसाब से आपने ये N की वैल्यू स्पेसिफाई कर देनी है S ऑर्बिटल के साथ। उसके बाद हमेशा F आएगा और उसका फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है N-2 और साथ में ये आ जाएगा F ऑर्बिटल। इसको आप लोगों ने हरगिज नहीं भूलना। उसके बाद आप लोगों के पास फिलिंग ऑर्डर के मुताबिक देखा जाए, एनर्जी के मुताबिक देखा जाए तो D ऑर्बिटल आता है। और इस इफ पार्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट D ऑर्बिटल तो ये आएगा N-1 इंटू D ऑर्बिटल, ठीक है, N-1 इंटू D ऑर्बिटल, ठीक है। और उसके बाद आएगा एंड पे P ऑर्बिटल और उसके साथ भी वही N की वैल्यू होगी जो S के साथ N की वैल्यू होगी, यानी कि ये NS याद रख लीजिएगा, ये N-2F याद रखिएगा, ये N-1D याद रखिएगा और ये NP याद रख लीजिएगा। ये आप लोगों के सामने 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों को माइंड में रखनी है। इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से सारी चीजों को क्लियर करना है। अब पॉइंट ये है कि आप लोग अगर 6th पीरियड में पढ़े हुए हो तो याद रख लीजिएगा 6th पीरियड के लिए N की वैल्यू 6 है। 6th पीरियड के लिए N की वैल्यू अगर 6 है तो व्हाट अबाउट S, F, D एंड P के साथ पढ़े हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। पीरियड नंबर, हर पीरियड नंबर एक N वैल्यू के लिए स्पेसिफाइड है। फर्स्ट पीरियड का मतलब N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, 6th पीरियड का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 6 है। लेकिन आगे जो उस पीरियड के सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनमें SPDF के अंदर सब के अंदर वो N वैल्यू नहीं होती। रूल N वैल्यू का याद रख लेना है। ये हमारे पास विस फैसर रूल के मुताबिक ऑर्डर बनता है, एनर्जी ऑर्डर। अब देखें NS है तो N की वैल्यू ऐसे उसी तरह लिख दी जाएगी, 6S होगा। अब फॉर्मूला के मुताबिक अगर मैं देखूं N-2 करूं तो 6 में से 2 डिडक्ट किए जाए तो आता है 4, तो ये आ जाएगा 4F ऑर्बिटल, जैसा कि आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा। उसके बाद आप लोगों के पास N-1D आता है तो ऑफकोर्स 6S है, N की वैल्यू 6 है तो 1 डिडक्ट करने के बाद ये बन जाता है हमारे पास 5D और उसके बाद आ जाता है 6P। यहां तक मेरे तमाम के तमाम डियर स्टूडेंट्स को ये बात पता चल जानी चाहिए, ठीक है बेटा, पहली बात। अब इसके अंदर आप लोगों को एनर्जी अगर देखनी हो तो आप N+L वैल्यू की बेस पर बात करेंगे।
6s की n+l वैल्यूज, 4f की n+l वैल्यू, 5d की n+l वैल्यू और 6p की n+l वैल्यू की बेस पर बात करेंगे। जिसकी n+l वैल्यू कम होती है वो लो एनर्जी का होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले रखा जाता है। जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन को बाद में अकोमोडेट करता है। आइए जरा देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 6s की बात करें तो 6 + 0 ये n की वैल्यू प्लस l की वैल्यू, n+l वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं, बनेगी 6। 4f की बात करते हैं, 4 + 3 = 7, ठीक है बेटा। 5 + 2 = 7, 6 + 1 = 7, ठीक है। ये 7 वैल्यू है, ये 7 वैल्यू है, ये 7 वैल्यू है। अब जब तीनों की n+l वैल्यू सेम हो जाए तो हमें पता है क्राइटेरिया फाइंड आउट करने का एनर्जी के लिए क्या होता है, n की वैल्यू देखी जाती है। n की वैल्यू कम, एनर्जी लो, n की वैल्यू हाई, एनर्जी और हाई, n की वैल्यू और हाई, एनर्जी और हाई, बिकॉज इनकी n+l वैल्यू क्या है, सेम है। ये बात अगर आप लोगों ने ली है सीख, तो अब आप मुझे बता दो एनर्जी ऑर्डर क्या बनेगा। 6s सबसे लो एनर्जी का, उससे ज्यादा 4f, फिर 5d और उसके बाद 6p। तो कोई आपसे कहता है 6th पीरियड के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 6s में फील्ड होगा। सबसे एंड पे लास्ट में किस में जाएगा, 6p में जाएगा और उससे पहले 4f और 5d। अब आपको यहाँ पे ये लॉजिक भी पता चल गया जो मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी जाके आप लोगों को बताना है, क्या कि 4f यहाँ पे लो एनर्जी और इनर ऑर्बिटल कहलाता है, इसी तरह इसीलिए f ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और 5d जो है यहाँ पे हाई एनर्जी का और आउटर ऑर्बिटल कहलाएगा, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। कोई डाउट है? नहीं। तो ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, साइज के हवाले से मैं बता चुका हूँ, वॉन डेर वाल रेडियस बता चुका हूँ। छोटा सा ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, इसके ऊपर देखें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इसको जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दे, तो मैं बता देता हूँ। Which type of elements show remarkable decrease in the atomic size when we move across the periods in the periodic table? हम periodic table के अंदर across the periods अगर जा रहे हो तो atomic size के अंदर जो सबसे ज्यादा prominent decrease देखा जाता है वो कौन से type के elements के अंदर देखा जाता है? This is the question. Remarkable decrease in atomic size when we move across the periods in the periodic table. अब आप लोगों में से हो सकता है काफी ज्यादा बच्चों के ज़हन में f ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहा हो, क्योंकि उनके दिमाग में पता क्या चल रहा होता है, उनके दिमाग में चल रहा होता है क्या बोला, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बात करनी है हम लोगों ने, ठीक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट और डी और एफ ऑर्बिटल्स की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिडक्शन इन द साइज देखने को मिलता है, जिसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और बच्चे समझते हैं शायद यही आंसर बनेगा, आंसर ये नहीं है। रिमार्केबल डिक्रीज का मतलब ये है कि किसी भी पीरियड के फर्स्ट मेंबर को उठा लो और उसके बाद लास्ट मेंबर को उठा लो, फर्स्ट और लास्ट मेंबर के दरमियान मैक्सिमम साइज में रिडक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट मेंबर का साइज जो है वो 100 पिकोमीटर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो लास्ट वाले का हो सकता है 30 पिकोमीटर रह जाए। लेकिन अगर फर्स्ट वाले का 100 पिकोमीटर होता है और लास्ट वाले का 70 पिकोमीटर रह जाता है, तो ये जस्ट 30 का डिक्रीज आया साइज के अंदर, और यहां पर देखें तो 70 का डिक्रीज आया, तो ये 70 वाला ज्यादा रिमार्केबल डिक्रीज कंसिडर किया जाएगा। तो बेटा अगर ऐसा आप लोग अप्लाई करें, चेकआउट करें, तो देखें तो ज्यादातर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर देखा जाता है, पी ब्लॉक, और सबसे मिनिमम साइज में रिडक्शन जो देखा जाता है वो एस ब्लॉक। तो याद रख लीजिएगा, मिनिमम रिडक्शन इन द साइज देखी जाए तो एस ब्लॉक आंसर होगा, और अगर मैक्सिमम रिडक्शन इन द साइज देखी जाए तो पी ब्लॉक होगा। उम्मीद है अब यह बात आपको समझ आ गई होगी। इस बात को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल की एक छोटी सी पिक्चर दिखाता हूं। ये देखें, ये आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स है,
तो इनके अंदर कोई एज सच सिर्फ दो ग्रुप्स है ना, 1 और 2, तो 1 और 2 ग्रुप्स के अंदर एज सच कोई सिग्निफिकेंट साइज में डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह आप डी ब्लॉक में देख लें, डी ब्लॉक में भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इस तरह एफ ब्लॉक में। लेकिन जैसे आप पी ब्लॉक में आते हैं तो बोरॉन से स्टार्ट हो जाए और आप नियॉन तक चले जाए तो आप लोग चेक करें तो आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा साइज के अंदर वेरिएशन दिख रहा होगा, रिडक्शन दिख रही होगी, रिमार्केबल डिक्रीज देखने को मिल रहा होगा। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर पी ब्लॉक बनेगा। और मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में बताया था कि जब भी पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन, हीलियम जैसी तमाम नोबल गैसेस को एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पड़े होते हैं, रेडियम, शेडियम, उनको भी मैंने निकाल दिया है। तो ये पड़ा हुआ है अब आप लोगों के पास एक पीरियोडिक टेबल। और जनरली जो नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आपको पता है इंक्लूड नहीं होते। ज्यादातर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उन पर वो ट्रेंड एप्लीकेबल होते हैं। और मेरा अब आप लोगों से सवाल है, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेस, तो क्लियर क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्सक्लूडिंग, ओवरऑल बात करूं ना, ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। ओवरऑल स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप लोगों ने विदाउट एनी हेजिटेशन किसका नाम लेना है, हीलियम का नाम लेना है, ओवरऑल स्मॉलेस्ट। ओवरऑल आपको पता है लेफ्ट टू द राइट साइज डिक्रीज होता है। ओवरऑल लार्जेस्ट अगर आप लोगों से पूछ ले तो आप पता है किसका आंसर देंगे, फ्रेंसियम का नाम देंगे, सीजियम के साथ नीचे जाता है फ्रेंसियम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेस, तो फिर स्मॉलेस्ट कौन सा बनता है और लार्जेस्ट कौन सा बनता है। एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेस स्मॉलेस्ट कौन सा बनता है और लार्जेस्ट कौन सा बनता है, ये अब आप लोगों ने सोच के बताना है। जे आई वेटिंग फॉर योर आंसर, काइंडली टेल मी द आंसर। आप लोग बोले बोले बोले, मैंने सुना सुना सुना, दिल की जुबान से सुना। तुम लोगों ने बोला सर लिथियम, मैंने कहा गलत बेटा, लेफ्ट टू राइट जाना है, साइज डिक्रीज होगा। नोबल गैसेस निकल चुकी हैं, हाइड्रोजन निकल चुकी है, तो अब स्मॉलेस्ट भला कौन सा बनता है, फ्लोरीन। और लार्जेस्ट पता कौन सा बनेगा, सीजियम। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ बताऊं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर रखने वाला जो बॉन्ड है वो भी सीजियम फ्लोराइड का बॉन्ड होता है। तो ये आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार बात बता दी कि एक्सक्लूड करते हुए हाइड्रोजन और नोबल गैसेस को अगर तुमसे पीरियोडिक टेबल का सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछे तो फिर आंसर कुछ और बनेगा। और ओवरऑल अगर आप लोगों से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पूछे तो फिर कुछ और आंसर बनेगा। ये तो सारी रिवीजन की चीजें थी। वॉन वॉल रेडियस मैंने आपको डिटेल में बताया, ये साइज के ग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस हुए। अगर कैटाइन के ग्राफ को डिस्कस किया जाए, आप लोगों को यहाँ पे आयन लिख के दिया जाए और ऊपर जो है वो एटम लिख के दिया जाए और पूछा जाए ये कौन से टाइप के आयन का ग्राफ होगा, तो आयन अगर छोटा हो गया तो ऑफ कोर्स ये कैटाइन होगा। इसी तरह अगर आप लोगों से आयन ऊपर लिख दे और एटम नीचे लिख के पूछ ले कि ये कौन सा टाइप का, ऑफ कोर्स अगर एटम से बड़े साइज का आयन बन चुका है तो ये एक एनाइन की बात हो रही होगी। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स हैं जो आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेल्टिंग पॉइंट्स की एक्सेप्शंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फॉस्फोरस और सल्फर की एक्सेप्शन डिस्कस कर चुका हूँ। कैल्शियम और मैग्नीशियम के दरमियान ये जो फ्लक्चुएशन आती है इसकी भी रीजन डिस्कस कर चुका हूँ। इवन दो आपको बताया कि इसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का चक्कर है। तो ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है। पीरियोडिक ट्रेंड्स के ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अगर यहाँ पे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दे करके यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे देता है और यहाँ पे प्रॉपर्टी गायब कर देता है और आपसे कहता है कि हैलोजेंस की यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है, जो कि आपको पता है ग्रुप्स वाले पीरियड्स के अंदर बाकायदा तौर पे हैलोजेंस की तमाम प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में उसने इंक्लूड की और वहां से क्वेश्चन भी देता है वो, तो आपको हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ चेकआउट करें तो क्या बढ़ रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं क्योंकि साइज एंड पोलराइजेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है और ये दोनों गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा, इस चीज को अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। कंडक्टेंस को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी एक्सप्लेन हो चुके हैं, मैक्सिमम और मिनिमम कंडक्टेंस बता चुका हूं, ग्राफ्स बता चुका हूं। एक क्वेश्चन आया था पेपर में,
आयनाइजेशन एनर्जी की ये सारे ग्राफ्स आप लोगों के साथ डिस्कस हुए। क्वेश्चन पता है क्या से कंडक्टेंस से रिलेटेड, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ बल्कि शेयर कर लेता हूं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी increase up to mid of periodic table and then decrease? कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी इनमें से मिड तक बढ़ेगी और कम हो जाएगी? मैं आप लोगों से ऑप्शन दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो कि आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इस वीडियो में भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा। उसके बाद मैं कहता हूं कंडक्टेंस, उसके बाद मैं कहता हूं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उसके बाद मैं आप लोगों से एक ऑप्शन डेल्टा देकर पूछ लेता हूं ऑल ऑफ दीज, तो आपका क्या आंसर होगा? मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब कंडक्टेंस के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, अगर आप सेकंड पीरियड में पढ़े हुए तो ये ग्रुप थर्ड ए तक बढ़ती है, ये ग्रुप सेकंड ईयर तक बढ़ती है सेकंड पीरियड में। ठीक है, बेरिलियम के बाद कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देखिए लिथियम, उसके बाद बेरिलियम तक बढ़ी, फिर कम होगी क्योंकि आगे बोरॉन आ गया जो नॉन मेटल है। फिर लिथियम थर्ड पीरियड में आ जाए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तक बढ़ी, यानी कि थर्ड पीरियड तक बढ़ी, फिर कम होगी क्योंकि सिलिकॉन आ गया जो ऑलमोस्ट वो सेमीकंडक्टर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टेंस मिड तक नहीं बढ़ती। कंडक्टेंस के लिए फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज वाला रूल तो अप्लाई होगा, मिड तक बढ़ने वाला कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको पता है कि मिड तक बढ़ती है, फोर्थ तक +4, उसके बाद फिर -2 माइनस वगैरह में जाके कम हो जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसका आंसर बनेगा ईटा ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। तो इस तरह का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिड तक है। हाँ, मिड का वर्ड हटा दे और कहे फर्स्ट इंक्रीज इन द अलोंग द पीरियड एंड देन डिक्रीज, तो फिर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, पहले बढ़ना और फिर कम होना, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। लेकिन मिड तक बढ़ना और फिर कम होना के अंदर कंडक्टेंस इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि कंडक्टेंस ग्रुप टू ग्रुप वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एंड द ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल लैटिस। ये बातें सारी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझिए। ये आप लोगों को मैंने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ग्राफ्स पहले बता दिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सिर्फ आप लोगों को एक दफ़ा याद दिहानी के लिए डिस्प्ले करवाया कि इनके एक्सेप्शंस को देखना है, रीजंस ऑफ एक्सेप्शंस बताई हुई है, तमाम की तमाम ग्राफ्स डिस्कस किए हुए हैं। इसलिए आप लोगों को हरगिज़ इसके लिए चिंता करने की, टेंशन करने की जरूरत नहीं। आपकी टेक्स्ट बुक में इसी से रिलेटेड एक और भी ग्राफ मौजूद है। अगर कोई आपसे कहे कि पिंक्टोजेंस का, चैल्कोजेंस का और हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्राफ कैसा होगा, तो आपको पता है कि इनमें से पहला मेंबर एक्सेप्शन शो करता है, उसके बाद दूसरे मेंबर की रिलेटिवली हाई और फिर आगे डिक्रीज का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। बेटे आप लोगों ने ये भूलना नहीं है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता चला जा रहा हूँ, उसको अच्छे तरीके से रखिएगा। नाइट्रोजन कम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, लेकिन नाइट्रोजन फील्ड ऑर्बिटल और स्मॉल साइज की वजह से एक्सेप्शन शो करता है। इसी तरह आप अगर मुझसे बात करेंगे, पिंक्टोजेंस 5th ग्रुप आ गया, चैल्कोजेंस 6th ग्रुप आ गया। 7th ग्रुप की तो हैलोजेंस की मैंने आपको पहले बताई हुई है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम आप लिखो या ना लिखो, रेडियो एक्टिव, उसको इंक्लूड निकाला भी जा सकता है। तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये 6th ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन लो शो करेगा एज कम्पेयर टू सल्फर, रीजन वही स्मॉल साइज और थिक क्लाउड। सेम इज द केस फॉर हैलोजेंस। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, फ्लोरीन की कम रह जाती है। ठीक है, उसके अंदर भी एग्जैक्ट यही, उसके बाद ऑनवर्ड आगे आप लोगों को ये ग्राफ देखने मिलेगा, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्स्ट्रा कुछ ग्राफ 5th, 6th और 7th ग्रुप के हवाले से बता दिए। एक्सेप्शन ऑफ फ्लोरीन, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेप्शन ऑफ नाइट्रोजन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट वीडियो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, काफी डिटेल में डिस्कशन है। अभी भी बता दिया है, ये ओवरऑल आप लोगों को एटॉमिक नंबर के साथ फ्लक्चुएशन बता दिए। देखें
मैंने आपको बताया था कि 8th ग्रुप की नोबल गैसेस और 2nd ग्रुप की अल्कली मेटल्स जो है इनके अंदर पॉजिटिव या जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज देखने को मिलती है। इस तरह नाइट्रोजन की भी एक्सेप्शनली लो होती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से। दिस वाज द स्टोरी अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्राफ्स। ये बुक आपकी के अंदर भी ग्राफ मौजूद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि 5th, 6th और 7th के अंदर ये जो फ्लक्चुएशन है इनका क्या सीन है, ये मैंने आपको दिया बता। इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा बेटे, अगर आपने ये वीडियो लेक्चर देखना है तो ये मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में कहाँ पे रखा हुआ है, लेट मी टेल यू। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बाकायदा तौर पर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिटेल में बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के बारे में बताया, हाइड्राइड्स के बारे में बताया, ऑक्सीजन का नॉर्मल पर सब और सुपर कब बनता है इसके हवाले से बताया। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें दोबारा से हैं, तो ये आपको प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट का भी मैंने रूल बताया हुआ, इसको भी अच्छे तरीके से ज़हन में रखिएगा। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस बता दें कि क्या है। याद रख लीजिएगा, वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं। ये वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये जीरो कभी नहीं हो सकती, ये फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकती। ये सारी बातें आप लोगों ने याद रख लेनी। ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। और याद रख लें कि वैलेंसी फिक्स्ड होती है एक एलिमेंट्स की अनटिल अनलेस के वो वेरिएबल वैलेंसी शो ना कर रहा हो, ठीक है। वैलेंसी का ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट ग्रुप नंबर से, हम ग्रुप नंबर से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आम अल्फाज में बात करूं तो वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल को भी कहते हैं, या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन की बेटा दुनिया इधर से इधर हो जाए, वैलेंसी 4 है। कार्बन जब तक 4 बॉन्ड नहीं बना लेगा तब तक इसको सुकून नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कार्बन के 4 बॉन्ड्स के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग याद करो। कार्बन जब तक 4 बॉन्ड नहीं बना लेता तब तक इसको सुकून नहीं आता। बाजू ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है अपेरेंट चार्ज। किसी भी एलिमेंट के ऊपर कंपाउंड में जो अपेरेंट चार्ज होता है ना, उसको कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू में ले जा सकते हैं, नेगेटिव में ले जा सकते हैं, फ्रैक्शनल में ले जा सकते हैं, व्हाटएवर, क्योंकि ये चार्ज अपेरेंट देखा जाता है। और इसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि ग्रुप 4 तक हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल की बेस पर, और ग्रुप 8 तक फिर डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल की बेस पर बात करते हैं। ये लेक्चर मैं बता चुका हूँ। 5th ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 गेन करके ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, लेकिन कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है अगर ये फ्री स्टेट में मौजूद है, प्योर फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स के केस में भी 0 होती है। कार्बन +4 भी शो कर सकता है, कार्बन -4 भी शो कर सकता है। जैसा कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में जो है यहाँ पे +4 शो करता है। इसी तरह कार्बन CH4 मीथेन के केस में -4 शो करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है प्लस और माइनस साइन के साथ, लेकिन वैलेंसी कार्बन की 4 ही रहती है। ये वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि कैपेसिटी होती है कि एक एलिमेंट कितने को बॉन्ड बना सकता है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि कंपाउंड बन गया, बॉन्ड बन गया, उसके बाद देखिए उस पर अपेरेंट चार्ज क्या बनता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैं आपसे छोटा सा अगर सवाल पूछूं कि रोल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द नेचर ऑफ कंपाउंड बताने से पहले छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से कि व्हाट इज वैलेंसी and oxidation state of sulfur in S8. What is the valency and oxidation state of sulfur in S8? S8 के अंदर सल्फर की वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। आपको ऑप्शंस देता हूं जनाबे वाली, क्या याद करेंगे? 2 and 0, 0 and 0, 0 and 2, 2 and 2. I want to know the answer. सोचे फिर बताएं। क्या बोला? आवाज नहीं आई? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं सर सल्फर है प्योर एलिमेंटल फॉर्म में, ओके,
जब एलिमेंट्स प्योर होते हैं तो रूल आपको बताया हुआ है, आपने वो लेक्चर लाजमी देखना है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। अब दूसरे नंबर पर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी जिसके दूसरे नंबर पे 0 है। अब ये पहली ऑप्शन पड़ी है जिसके दूसरे नंबर पे 0 और बीटा ऑप्शन है, बाकी सबके 2 पड़ा हुआ है। इसका मतलब है चार्ली और डेल्टा नहीं हो सकते, पहले दो में से कोई एक ऑप्शन है। अब वैलेंसी चेक करनी है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं। ग्रुप 6 आपको पता है सल्फर बिलोंग कर रहा है और उसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी यू नो वेल अबाउट इट के बनती है 2। कैसे? सल्फर S8 की आपको शेप बना करके दिखा, तो ये क्राउन शेप एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाकर एग्जिस्ट करता है। इस तरह वो बादशाह का ताज नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह। कुछ इस तरह का ताज होता है ये, ठीक है जी। ये क्राउन शेप एक स्ट्रक्चर बनाकर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिस तरह वो क्राउन होता है, ठीक है। और इस बिहाफ पर अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि इसमें हर सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, तो आपका आंसर होगा सर 2 बॉन्ड्स बनाए हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंसी 2 है और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि प्योर एलिमेंट फॉर्म में पड़ा हुआ है, कोई चार्ज नहीं बनता। हाँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी में 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, सो दैट्स वाई इसकी वैलेंसी होगी 2, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लो जी बेटे, ऑक्सीडेशन स्टेट का रोल नेचर ऑफ द कंपाउंड में क्या है। आपने एक बात याद रख लेना है कि मेटल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रही है तो मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं कि एक तो आप लोगों ने